सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं द हिंदू से। तो यहाँ पे सुशीला कार्की जी जो हैं उनको नेपाल की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। और ये पहले चीफ जस्टिस भी रह चुकी है नेपाल में। और ये फर्स्ट वुमेन जो है प्राइम मिनिस्टर भी होंगे नेपाल की। और ये फैसला तब आया है जब वहाँ पे जनजी जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसके करप्शन, मिस गवर्नेंस और नेपोटिज्म के खिलाफ। और तो वहाँ पे बेसिकली इनकी क्लीन इमेज और एंटी करप्शन स्टैंड की वजह से जेनजी प्रोटेस्टर्स ने उन्हें सपोर्ट किया। अब इनका काम है कि नेपाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराएं। और तो नए इलेक्शंस हैं अब 5 मार्च 2026 तक हो सकते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, फायर क्रैकर बैन शुड नॉट बी ओनली इन दिल्ली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पटाखे का बैन है वो सिर्फ दिल्ली तक जो है लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक पॉलिसी जो है वो बननी चाहिए। और उन्होंने कहा कि क्वेश्चन किया कि क्या सिर्फ दिल्ली के लोगों को पॉल्यूशन फ्री एयर का राइट है, बाकी इंडिया के सिटीजन्स को नहीं है। और कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि लैक्स ऑफ पुअर्स जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है उनकी लाइवलीहुड को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से रिपोर्ट मांगी है और 2 हफ्ते के बाद फिर से इसमें केस सुना जाएगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली जो आपका माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1957 का, उससे रिलेटेड है। तो पहले ये देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है जो इंडिया का माइनिंग सेक्टर है उसको रेगुलेट करना। और माइनिंग का एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, ट्रेड जो है इसको सिस्टमेटिकली और सस्टेनेबल करना। और मिनरल्स का जो ओनरशिप होता है वो किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और लेकिन ओवरऑल रेगुलेशन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो सेंटर जो है वो पॉलिसीज बनाता है, सेंटर पॉलिसीज बनाता है। और स्टेट क्या करता है? स्टेट जो लाइसेंस प्रोवाइड करना और लीज प्रोवाइड करना ये सारे काम करता है। तो इसमें कैटेगरीज जो मिनरल्स के होते हैं वो कौन से कैटेगरीज होते हैं? फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं? जो स्पेशल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के मिनरल्स होते हैं जैसे कोल हो गया, एटॉमिक मिनरल हो गया, रेयर अर्थ मेटल्स हो गए। और पार्ट बी में कौन से मेटल आते हैं? जो एटॉमिक मिनरल्स हो गए जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेयर अर्थ बियरिंग मिनरल्स हो गए। ठीक है। और पार्ट सी में कौन से क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स आते हैं जिनका डिफेंस में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होता है, ये सारे। तो और ये पार्ट डी है। वही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्या बोला कि जो पार्ट डी और पार्ट बी और पार्ट डी के जो मिनरल्स हैं इनके प्रोजेक्ट्स के लिए पब्लिक कंसल्टेशन जो है होती थी, जो कि एग्जाम कर दी गई कि पब्लिक कंसल्ट इनको एक्सप्लोर करने से पहले पब्लिक कंसल्टेशन होता था, उसको एग्जाम कर दिया गया। और इसी को लेके तमिलनाडु के जो सीएम है वो अपोज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो तमिलनाडु के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो रेयर अर्थ डिपॉजिट से रिच हैं, लेकिन ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है। और गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क बे के बीच जो है वहाँ पे एंडेंजर्ड टर्टल्स रहते हैं, कोरल रीफ्स है, मैनग्रोव्स है, सैंड ड्यून्स है। तो ये क्रिटिकल इकोसिस्टम है। और ये शोर लाइन जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं और कोस्टल कम्युनिटीज को सेफगार्ड भी करते हैं। तो यहाँ पे इको सेंसिटिव ये माइनिंग यहाँ पे करना इको सेंसिटिव है और रिस्क बढ़ाता है। तो ये पब्लिक कंसल्टेशन को हटाना, ये बेसिकली बोलते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। तो उसी को लेके इन्होंने लेटर लिखा है सेंटर को। ये जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, यूएस एनवॉय डेजिग्नेट जो है मार्क बेसिकली सर्जियो गौर, उन्होंने बोला है कि इंडिया का रशियन ऑयल इंपोर्ट जो है वो स्टॉप करना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और ट्रम्प ने क्लियर कर दिया है कि इंडिया को रशिया से ऑयल लेना बंद कर देना होगा। और जो कि इंडिया लगभग ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 35 to 40% इंपोर्ट रशिया से होता है। तो उन्होंने बोला कि बेसिकली ट्रेड नेगोशिएशंस और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, डील तभी मूव करेंगी जब इंडिया और रशिया से ऑयल खरीदना रोकेगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पे इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने का क्या स्टैंड है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस कमेंट को रिफ्यूज किया। और पर ऑफिशियल्स ने कहा कि इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स और जो है वो नेशनल इंटरेस्ट और मार्केट डायनेमिक्स के बेसिस पे डिसाइड करेगा और रशिया से ऑयल लेना कंटिन्यू रहेगा। और यूएस ने बेसिकली यूरोपियन यूनियन को भी पुश किया कि वो इंडिया और चाइना पे 100% टैरिफ लगाए रशिया से ऑयल लेने के लिए। लेकिन यूरोपियन यूनियन इस पे जो है साइलेंस रखा और बोला कि वो सैंक्शंस लगाता है,
लेकिन टैरिफ को वेपन की तरह यूज नहीं करेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन जी 15th वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं। तो अब वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है इंडिया में, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, और इस कॉलेज में बेसिकली जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर वोट करते हैं। और जो ये इलेक्शन होता है ये बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से किया जाता है, जिसमें कि कैंडिडेट्स अपने प्रेफरेंस को 1 2 3 ऐसे करके देते हैं। तो कैंडिडेट जो प्रपोज करने के लिए कैंडिडेट के नाम के लिए कम से कम 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर्स को सपोर्ट चाहिए, और इलेक्शन कमीशन इस प्रोसेस को कंडक्ट कराता है। और वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है लगभग 5 साल का होता है, और ओथ जो कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो दिलाते हैं। और जो जो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड है। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, पहले मैन्युस्क्रिप्ट जो कोई भी मैनुअली लिखा गया डॉक्यूमेंट है जो प्रिंटिंग एरा से पहले का, और ये जो है पाम लीव्स पे हो, चाहे क्लोथ्स पे हो, मेटल प्लेट्स पे हो, पेपर्स पे हो, है ना। और आने से पहले जो भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट होते थे इसी फॉर्म में प्रिजर्व होते थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक कॉन्फ्रेंस में बेसिकली बोला कि इंडिया के जो एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको डिजिटाइज करके एक ग्लोबल डेटाबेस जो है वो बनाना जरूरी है। एम है कि इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर प्राइवेसी है उसको रोकना, और क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को अक्सर कॉपी करके पेटेंट किया गया है बाहर कंट्रीज के द्वारा, और स्वदेशी और आत्मनिर्भरता भारत का विजन आगे बढ़े जिससे। और इंडिया के पास लगभग जो है लार्जेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन है, लगभग 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का कलेक्शन है, और अब तक 10 लाख मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो डिजिटाइज किए जा चुके हैं। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही हैं, और उन्होंने बोला कि ये पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट जर्नी दिखाता है। और कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जो है ज्ञान भारतम पोर्टल भी लॉन्च किया गया, ज्ञान भारतम पोर्टल। और ये पोर्टल एक डिजिटल रिपोजिटरी है जो एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करता है और शेयर करता है, जहाँ पे लोग पढ़ सकते हैं इसको। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, डिनाइंग अपवर्ड मोबिलिटी टू कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज डिफीट्स पर्पस ऑफ कोटा सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के बारे में है कि उसमें 4% जो है रिजर्वेशन दिया गया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी का कैंडिडेट अपनी परफॉर्मेंस से जो है जनरल जो कट ऑफ होती है उससे ऊपर मार्क्स लेके आता है, तो क्या उसको जो अनरिजर्व सीट्स पर शिफ्ट कर दिया जाता है या नहीं, और या फिर उसको रिजर्व सीट में ही रखा जाता है। तो बेसिकली अगर रिजर्व सीट में रखेंगे तो एक और कैंडिडेट का जो डिजर्विंग था उसका चांस खत्म हो जाएगा, अगर अनरिजर्व में रखेंगे तो ये सीट कोई और ले सकता है। तो अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि अभी प्रैक्टिस ये है कि जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स चाहे उनकी कट ऑफ जो है जनरल कट ऑफ जो है उससे ऊपर भी हो तो भी उनको रिजर्व कैटेगरी वाली सीट ही दी जाती है। और इससे होता क्या है कि कोई मेरिटोरियस जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स की अपवर्ड मोबिलिटी जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो एक जो लो स्कोरिंग पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उसको रिजर्व सीट का फायदा नहीं मिलता, क्योंकि यहीं पे सीट मिल गई इनको रिजर्व वाले में। इनको अगर ऊपर सीट मिलती तो यहाँ पे रिजर्व वाली खाली रहती। तो कोर्ट ने कहा कि ये रिजर्वेशन का जो पर्पज है उसको डिफीट करता है और हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन के बराबर है। और यूनियन गवर्नमेंट को बेसिकली उन्होंने बोला कि जो है क्लैरिफाई करने को कहा कि क्या जो है अपवर्ड मूवमेंट पॉलिसी के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए कोई पॉलिसी बनाई है, और क्या ये प्रिंसिपल प्रमोशंस पे भी अप्लाई हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो ओबीसी एससी एसटी इन सब कैंडिडेट्स के लिए जनरल कट ऑफ अगर कोई क्लियर करता है तो उसको जो है अनरिजर्व सीट मिलती है। इससे रिजर्व सीट बाकी डिसएडवांटेज कैंडिडेट्स के लिए फ्री हो जाती हैं, वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में ये चीज़ नहीं हो रही थी, जो कि अनफेयर है। और रिजर्वेशन का मकसद है मेन स्ट्रीमिंग और इंक्लूजन, और अगर ये चीज़ नहीं हो, अगर बंद कर दिया जाए तो ये ऑब्जेक्टिव फेल हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली आरटीआई एक्ट वर्सेस जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके कॉन्फ्लिक्ट को समझाता है। तो यहाँ पे इनका बोलना है कि आरटीआई 2005 का ये प्रिंसिपल है कि गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो बिलोंग करती है सिटीजन्स को,
और हर इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए गवर्नमेंट की, एक्सेप्ट कुछ एग्जम्पशंस होते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे नहीं शेयर कर सकते डेटा, सोवरेनिटी या फिर प्राइवेसी के नाम पे। तो इसका जो सेक्शन 8(1)(j) है, वो बोलता है कि जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन वो डिनाई की जा सकती है अगर उसका कनेक्शन पब्लिक एक्टिविटी के साथ ना हो, या फिर वो एक अनवारंटेड इन्वेजन ना कर रहा हो किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी में, और या फिर जो है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट उससे इन्वॉल्व ना हो। तो अब बेसिकली हुआ क्या है कि जो बेसिकली डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट है, तो इस एक्ट ने बेसिकली क्या किया, जो आरटीआई एक्ट का 8(1)(j) है, इस सब को रिड्यूस करके सिर्फ एक चीज कर दी है कि अब हर इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन कहकर, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कहकर डिनाई की जा सकती है। यानी कि जो ये बेसिकली एक्ट कहता है कि पर्सन का मतलब सिर्फ आदमी ही नहीं, बल्कि कंपनी भी है, एचयूएफ, एसोसिएशन या स्टेट, इन ये सब भी जो है इसकी डेफिनेशन में आते हैं पर्सन की। मतलब लगभग हर चीज अब पर्सनल इंफॉर्मेशन बन जाएगी। और ये एक्ट है डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये बेसिकली आरटीआई एक्ट को ओवरराइड कर सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, जो कि उनको अब डर है कि गलती से ऐसी इंफॉर्मेशन ना शेयर कर दें जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए अब वो सेफ साइड में रहेंगे और इंफॉर्मेशन को डिनाई करेंगे। तो इससे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जो बेसिकली करप्शन एक्सपोज करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, और जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिनाई किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पेंशन बेनिफिशियरीज हैं, उसमें घोस्ट नेम्स का जो है कौन कौन से घोस्ट नेम्स हैं उसको एक्सपोज नहीं किया जा सकेगा। ऑफिशियल्स को भी जो है और के ऑर्डर्स भी जो है ऑफिशियल ऑर्डर्स वो भी पर्सनल बोलकर डिनाई किया जा सकेगा। स्टूडेंट्स अपना करेक्टेड मार्कशीट भी नहीं मांग पाएंगे, और करप्शन जो है वो फ्लरिश करेगा। तो आरटीआई बोलते हैं, आरटीआई क्या बन जाएगा, आरटीआई की जगह आरडीआई बन जाएगा, राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन बन जाएगा। और तो पब्लिक और मीडिया की बात करते हैं कि पहले जब आरटीआई में अमेंडमेंट्स होते थे तो उसमें मीडिया में बहुत आउटरेज होता था, बहुत गुस्सा दिखाते थे। और अब लोग चुप हैं क्योंकि अमेंडमेंट्स जो है डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर लगाया गया है। लोग सोच रहे हैं कि अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन असली इशू है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मीडिया और सिटीजन्स में डिबेट और जो अवेयरनेस है वो बढ़नी चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज हैं उसमें इस ऑर्डर को रिवर्स करने का जो है वादे होने चाहिए, जिससे पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़े। और जो पब्लिक और मीडिया का क्रूशियल रोल होना चाहिए इसमें, ताकि जो है पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो। और बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं आरटीआई पर अगर अटैक होता है तो इसका मतलब जो है डेमोक्रेसी पर अटैक है वो। और तो अगर सिटीजन्स इसमें बोलते हैं चुप रहे तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों खतरे में पड़ जाएगी, ऐसा इस पूरा आर्टिकल में बोलना है। तो नेक्स्ट जो है ये आर्टिकल बेसिकली ट्राइबल वुमेन्स जो होती हैं उनके प्रॉपर्टी राइट्स को लेके है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया की जो ट्राइबल एरियाज हैं उसमें अभी तक ज़्यादातर वुमेन्स को ट्राइबल जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो हिस्सा नहीं मिलता है, एक्सेप्ट कुछ मैट्रिलिनियल जो ट्राइब्स है नॉर्थ ईस्ट की उनको मिलता है, बाकी ज़्यादातर को नहीं मिलता। तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है रामचंद्र वर्सेस सुखराम केस, और इसमें कोर्ट ने कहा था कि डॉटर्स को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड करना फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। और तो पहले कुछ पास्ट केसेस की बात करते हैं, जैसे झारखंड हाई कोर्ट ने प्रभा मीन्स केस में डॉटर्स को उरान ट्राइब की जो डॉटर्स होती हैं उसमें प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए, क्योंकि कोई वैलिड कस्टम प्रूफ नहीं मिला जो उन्हें एक्सक्लूड करता हो। तो इनके कस्टमरी लॉज होते हैं शेड्यूल्ड एरियाज में, वो जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के ट्राइब्स हो गए, उसमें वुमेन्स को इनहेरिटेंस राइट जो है वुमेन इनहेरिटेंस राइट नहीं देते हैं। और एसटी वुमेन्स के पास अगर लैंड ओनरशिप की बात करें तो वुमेन्स के पास 16.7% है, और मेंस की बात करें तो जो है 83.3% है। आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि लैंड कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है, लैंड जो है वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, पर प्रैक्टिकली पैसा फैमिली या मेन के कंट्रोल में चला जाता है, ग्राम सभा को नहीं मिलता। और फियर होता है कि जो ट्राइबल वुमेन अगर नॉन ट्राइबल से शादी करे तो लैंड एलिनेशन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इस पे क्या है कि कोर्ट ने बोला कि कस्टम तभी वैलिड होगा जब वो रीजनेबल, कस्टम तभी वैलिड होगा जब वो रीजनेबल हो, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो,
और कंटिन्यूटी और जो एंटिक्विटी है उसको दिखाया। और जेंडर बेस्ड एक्सक्लूजन अब एक्सेप्टेबल नहीं है। और वे फॉरवर्ड में बोलते हैं कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 2005 का, उसमें सेक्शन सेक्शन जो 2(2) है, उसमें उसमें ट्राइब्स एक्सक्लूडेड हैं। और इसलिए सजेशन है कि एक सेपरेट ट्राइबल सक्सेशन एक्ट बनाया जाए, ताकि ट्राइबल वुमेन्स को कोडिफाइड जो है लीगल राइट मिल सके, जैसे हिंदूज और क्रिश्चियंस को मिलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड प्रोएक्टिवली रिमूव फ्रॉडुलेंट कंटेंट। तो ये आर्टिकल बेसिकली डिजिटल इकोनॉमी और डीप फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के डेंजर्स पर है। और बेसिकली एक हैदराबाद में एक रिटायर्ड डॉक्टर ने 20 लाख जो है इन्वेस्ट कर दिए एक फेक इंस्टाग्राम वीडियो देखकर, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण डीप फेक के थ्रू एक स्कीम एंडोर्स करती दिख रही थी। और प्रॉब्लम ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो है स्कैम डीप फेक वीडियोस का यूज़ करके लोगों को फंसा रहा है। और लोगों की टेक्निकल इलिटरेसी जो है और जो क्विक प्रॉफिट का लालच है वो, और प्लस फेक प्रूफ जो मिलते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, लोग आसानी से इससे फंस जाते हैं। और जब तक पैसा विड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है तब कंप्लेंट होती है। तो चैलेंजेस क्या हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया और बहुत देश क्लियर लीगल फ्रेमवर्क में क्लासिफाई नहीं करते हैं। तो कोई क्लियर लीगल जो है फ्रेमवर्क नहीं है इसको लेके, और फ्रॉडस्टर्स काफ़ी फ्रीडम से ऑपरेट करते हैं। स्कैम ऑपरेटर्स मोस्टली जो है वो अब्रॉड होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, और वैलेट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और इजीली डिसअपियर कर जाते हैं। पुलिस की कैपेसिटी है, पर जो है जुरिस्डिक्शन जो है वो सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम पैसिव रोल प्ले करते हैं, एडवाइजरीज देते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव जो है रिमूवल नहीं करते किसी जो फेक वीडियो है उसका। फेक वीडियोस तब तक जो है घूमते रहते हैं जब तक बहुत लोग फंस ना जाएं। और बोलते हैं कि इसमें नीड क्या है कि गवर्नमेंट के रेगुलेशन की ज़रूरत है। गवर्नमेंट रेगुलेशन जिसमें कि रजिस्ट्रेशन, डिस्क्लोजर रूल्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो। और डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन्स जो है उसको एक कॉन्टिन्यूस पब्लिक पॉलिसी प्रायोरिटी बनाना चाहिए। स्कूल्स और कॉलेजेस तक जो है उसको ले जाना चाहिए। सोशल मीडिया अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म्स को फोर्स करना कि वो प्रोएक्टिवली जो है फेक या डीप फेक कंटेंट उसको रिमूव करें, सिर्फ यूज़र रिपोर्ट पर डिपेंडेंट ना रहें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, गैसिफिकेशन ऑफ कोल विल बी अ गेम चेंजर, ड्राइव सेल्फ रिलायंस क्लीन एनर्जी। तो यहाँ गैसिफिकेशन ऑफ कोल क्या है कि इंडिया के पास 400 बिलियन टन से ज़्यादा का कोल रिजर्व है, और 40% इसका अभी भी जो है डीप और अनटैप्ड है। तो कोल अभी भी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है। तो कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? गैसिफिकेशन ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कोल को गैस में कन्वर्ट करके बेसिकली ऑयल, गैस और फर्टिलाइज़र और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इससे बेसिकली इंडिया का जो इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है, और पोल्यूशन भी जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट बर्निंग ऑफ कोल गैसिफिकेशन में। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि 8,500 करोड़ का जो है कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया गया है। कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ और फास्ट क्लियरेंस के लिए एम है कि एक रोबस्ट इकोसिस्टम बनाया जाए जहां कोल को एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से यूज़ किया जा सके। और इंडिया ने पहली बार 1 बिलियन टन जो है कोल प्रोडक्शन क्रॉस किया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, केरला में अपकमिंग ब्लू इकोनॉमी कॉन्क्लेव के बारे में है, जो कि केरला होस्ट करेगा। तो अब इसकी थीम क्या होगी? बेसिकली ब्लू टाइड्स टू शोर वन विजन। तो यहाँ पे 29 यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इनवाइट किए गए हैं, 29 यूरोपियन कंट्रीज। और इंडिया और यूरोप के एक्सपर्ट्स मिलकर ब्लू इकोनॉमी थीम्स पर आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे। और एम है कि केरला को एक बेसिकली सस्टेनेबल और रेजिलियंट ब्लू इकोनॉमी मॉडल बनाना। और यूरोपियन यूनियन की जो एक्सपर्टीज़ है और केरला के नेचुरल रिसोर्सेज, ये पार्टनरशिप और रोड मैप होंगे फ्यूचर के लिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन ऑन पैलेस्टीन स्टेट। तो यहाँ पे यूएन में पैलेस्टीन इशू पर वोट कराया गया, और इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोट किया, और 142 कंट्रीज के साथ मिलकर पैलेस्टीन इशू पर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन उसको सपोर्ट किया।
ये डिक्लेरेशन बेसिकली पीसफुल सेटलमेंट ऑफ पैलेस्टीन इशू और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन को लेके था। और ये रेजोल्यूशन बेसिकली फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया और डिक्लेरेशन का फोकस था कि गाजा में जो है वॉर को एंड करना और इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल और लास्टिंग सॉल्यूशन सेटलमेंट लाना, टू स्टेट जो सॉल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करना, और यानी कि एक सॉवरेन पैलेस्टीन हो और एक इजराइल इंडिपेंडेंट। तो इसराइल से कहा गया कि जो है वायलेंस, सेटलमेंट और एनेक्सेशन इमीडिएटली रोको। पैलेस्टीन लोगों का जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है उसको सपोर्ट किया गया। और इंडिया का जो स्टैंड है उसने पीसफुल सेटलमेंट और टू स्टेट सॉल्यूशन को एंडोर्स किया। और ये स्टेप इंडिया की बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी और मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी को रिफ्लेक्ट करता है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे रशिया और बेलारूस की जो है मिलिट्री ड्रिल के बारे में है, जिसका नाम बेसिकली ज़ेपैड 2025 बताया जा रहा है। और ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये बैकग्राउंड क्या है कि ये ड्रिल्स जो है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच हो रही हैं, जब रशिया एरियल अटैक्स और फ्रंट लाइन ऑपरेशंस में एक्टिव है वहाँ पे। और पोलैंड ने जो है एक्यूज़ किया है कि मॉस्को ने, रशिया ने अटैक किया है ड्रोन से, अपने एयर स्पेस से फायर किए। इससे टेंशन जो है एस्केलेट हो गए हैं। और नाटो का जो ईस्टर्न फ्लैंक है, जैसे पोलैंड हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये सब हाई अलर्ट पे हैं। और पोलैंड ने बॉर्डर क्लोज कर दिया है बेलारूस के साथ। और 40,000 के लगभग ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं। तो पोलैंड के पीएम का बोलना है कि सिचुएशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और जबकि मॉस्को का कहना है, रशिया का, कि जो है यहाँ पे जो प्लान्ड एक्सरसाइज हो रही है, किसी को टारगेट नहीं कर रहे। और ये जो एक्सरसाइज है हर 4 साल में जो है होती है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।